हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं हरीश कुमार आपके साथ। आज हम बात करेंगे डुलोंग्स एंड पिटेट लॉ। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि आप जो भी तैयारी करते हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको लगातार करते रहिए। क्योंकि जो लोग आज आपकी निंदा करते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, कल जब आपका सिलेक्शन होगा तो उनकी राय बदल जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम कब होगा और कितना टाइम लगेगा, कब तक पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक आप उस चीज़ को रिवाइज़ कर पाएंगे, राइट। उसको बार बार रिवाइज़ कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में उसकी इमेजिंग बन जाएगी। और पक्के अच्छे से जब उसमें की इमेजिंग बन जाएगी तो किसी भी तरह का क्वेश्चन, कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन है वो आएगा तो उसमें आपको हेल्प हो पाएगी। वो चीज़ें आप अगर आपने पास सीखी हुई हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे उनको, राइट। और देखिए कंपटीशन मुझे जहाँ तक लगता है कि बढ़ेगा अब की बार, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो कंसेप्ट अच्छा है ही, लेकिन जो इस बार भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी टाइम मिल गया तो वो चीज़ें भी अपनी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इसलिए कंपटीशन बढ़ने वाला है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा, राइट। जो भी आपके पास मॉड्यूल है उससे क्वेश्चन लगातार करते रहिएगा, थ्योरी पढ़ते रहिएगा। हम भी पढ़ा रहे हैं, उससे भी आप देखिएगा, है ना। कोई अच्छी चीज़ मिलती है, नई चीज़ मिलती है, आप उसको ग्रहण कीजिएगा। तो यही है आपका तरीका कि जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज ड्यूलोंग्स एंड पिटेट लॉ। ड्यूलोंग्स एंड पिटेट लॉ बेटा क्या कहता है? एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 6.2। ये वैल्यू निकाली गई है एक्सपेरिमेंटली कि किसी भी मेटल का, है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो फॉर्मूला है ड्यूलोंग्स एंड पिटेट लॉ, ये केवल और केवल मेटल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसमें एटॉमिक वेट मेटल का, ठीक है ना, एटॉमिक वेट मेटल का जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, हमने देखा था ना, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में हमने सीखा था। एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल को हमें किस यूनिट में लेना है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कैलोरी पर ग्राम में लेना है। इसको किस में लेना है? कैलोरी पर ग्राम में लेना है। इजिकल टू 6.2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि डुलोंग्स एंड पिटेट लॉ के बेसिस पे कोई भी आपको स्पेसिफिक हीट दे दे और ये कह दे कि मेटल का एटॉमिक वेट क्या होगा, राइट। तो ये वैल्यू 6.2 आएगी। और स्पेसिफिक हीट है, जैसे मैंने बताया, ये कैलोरी पर ग्राम में होनी चाहिए। केवल और केवल मेटल के लिए एप्लीकेबल है। और इससे ध्यान रखने का ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से जो एटॉमिक वेट निकल के आता है किसी भी मेटल का, वो एग्जैक्ट वेट नहीं होता है। कौन सा वेट होता है? अप्रॉक्सीमेट वेट। कैसा वेट होता है ये? अप्रॉक्सीमेट वेट होता है। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक वेट जो डुलोंग्स एंड पिटेट लॉ से निकल के आता है वो अप्रॉक्सीमेट वेट होता है, राइट। शायद आपने लिख लिया होगा, पोज करके आप लिख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स केमिस्ट्री की कोर है। क्या है? केमिस्ट्री की कोर है, मतलब इसके बिना गुजारा नहीं होगा। केमिस्ट्री इनफैक्ट बहुत सारी जो भी कैलकुलेशन है, जो भी कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है ना, उसमें सब के सब में कंसंट्रेशन जो हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स देखिए किसके लिए डिफाइन होती हैं। कोई भी सॉल्यूशन है कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। यदि आप शुगर सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है ना, तो उस सॉल्यूशन के अंदर कितना शुगर है। देखिए शुगर को तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं। आपने उसमें 1 चम्मच उसको पी के देखा, है ना, शुगर सॉल्यूशन को, तो आपने देखा उसका ज़्यादा मीठापन है, ठीक है ना, या कम मीठापन है। उसके बेसिस पे आपने देख लिया कि भाई कितना कंसंट्रेटेड है। यदि आप उसी सॉल्यूशन के अंदर मैं 1 चम्मच और चीनी डाल दूं, उसको मिक्स कर दूं, तो आप पियेंगे, उसको 1 चम्मच से पियेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा मीठा हो गया सॉल्यूशन। ज़्यादा मीठे का मतलब ये है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, राइट। अब देखिए केमिस्ट्री के बेसिस में क्या होता है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन भी है हमारे पास। बहुत ही हैजार्डस सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। आप उनको डायरेक्टली चख के नहीं देख सकते, है ना, तो वरना आपकी जो चखने की जो इंद्रियां हैं वो काम करना बंद कर देगी, राइट। क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा हैजार्डस होते हैं, यदि आपने उसके जीभ के ऊपर डाला तो वो आपके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो उसको चेक करने के लिए वो कितना कंसनट्रेटेड है या कितना कंसनट्रेटेड नहीं है,
राइट, उसको चखेंगे नहीं, हम कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं उसकी हेल्प से देखेंगे कि कौन सा सब्सटेंस कितना कंसंट्रेटेड है, कौन सा सब्सटेंस कितना कम कंसंट्रेटेड है। राइट, आपने लैब्स में भी देखा होगा जो कंसंट्रेटेड H2SO4 की जो बोतलें होती हैं या फिर कंसंट्रेटेड कोई भी एसिड है ना, HNO3 है, उनकी जो बॉटल्स होती हैं वो हमारे लैब मैनेजर या फिर जो टीचर्स होते हैं वो अंदर रखते हैं। राइट, उनको छूने नहीं देते हैं, लोगों की अप्रोच से बाहर दूर रखते हैं या फिर उनके ताला वाला लगा के रखते हैं अलमीरा में। और हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं लेबोरेटरी के अंदर वो बॉटल्स में डाल के रखते हैं, उस पर डाइल्यूट लिखा होता है। उसका मतलब यही है कि कंसनट्रेटेड जो होता है उसके अंदर उसकी जो कंसनट्रेशन है, उसकी मात्रा है उस सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस के, H2SO4 का, तो H2SO4 की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चा गलती से भी उसको यूज़ कर ले है तो उसमें उसको नुकसान पहुंच सकता है। राइट, तो इसीलिए उसमें पानी मिला के रख दिया जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के रख दिया जाता है, ताकि अगर वो गिर भी जाए गलती से तो उतना नुकसान ना पहुंचे जितना कंसनट्रेटेड से पहुंचेगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, हम बात करते हैं कंसनट्रेशन टर्म्स की। ये डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड फॉर द सॉल्यूशन, इट इज़ डिफाइंड फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए डिफाइन की जाती है ये कंसंट्रेशन टर्म्स। राइट, अब सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास में, जैसे हमने बात भी की थी पहले, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट होंगे इसमें प्लस सोलवेंट होंगे। अब ये क्या भला है सर, देखिए सोल्यूट वह होता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है आपके पास में, ये है आपके पास में शुगर सॉल्यूशन। राइट, ये शुगर सॉल्यूशन है। अब शुगर सॉल्यूशन में क्या है, शुगर है, शुगर है और क्या है इसमें, वाटर है। राइट, तभी तो ये शुगर सॉल्यूशन बना। अब सोल्यूट क्या होगा, जो सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में प्रेजेंट है। चीनी ऐसा थोड़ी है 1 किलो चीनी ली और उसमें 5 ग्राम पानी डाला, ऐसे थोड़ी बनाते हैं सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, आपके पास में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें शुगर डालते हैं थोड़ी सी। राइट, तो जो कम मात्रा में डाली गई चीज़ें हैं वो कहलाती है सोल्यूट, जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में प्रेजेंट है ना, लेस इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी, और ये क्या होगी, ग्रेटर इन क्वांटिटी, ग्रेटर इन क्वांटिटी। ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट, कम मात्रा में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट। ठीक है जी। अब ये दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितनी मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट है, कम है या ज़्यादा है, उसकी क्या क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ किया जाता है। अब कंसंट्रेशन टर्म्स कितने टाइप्स की होती हैं, है ना, बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, एक एक करके पढ़ेंगे हम। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं अभी भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में हैं, जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं उनके बारे में चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हिमालय नहीं, सबसे पहले परसेंटेज मास या मास परसेंटेज, परसेंटेज मास या मास परसेंटेज, मास परसेंटेज या W/W परसेंटेज। ठीक है ना, ये इसी के ही नाम है, ये पहली कंसंट्रेशन टर्म्स है, सबसे बेसिक है। ठीक है ना, पहला वाला W है सोल्यूट के लिए, किसके लिए, सोल्यूट के लिए, और दूसरा वाला W है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। राइट, ठीक है ना, तो ये हो गया W/W परसेंटेज है, उसका फॉर्मूला हो गया वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ, वेट की टर्म में ही है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए ये हो गया वेट बाई वेट परसेंटेज। राइट, किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आपके पास में, लेबोरेटरी में गए आपके एक सॉल्यूशन है उस पर लिखा हुआ है 15% W/W H2SO4, H2/H2SO4,
तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज किस में से निकाला जाता है, 100 में से निकाला जाता है। अगर ये 100 W/W है तो W किस में, वेट ग्राम में लिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम H2SO4। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, 15% W/W का मतलब क्या है, H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट अपन वाटर को ही सॉल्वेंट मान के चलते हैं। तो टोटल अगर सॉल्यूशन है मेरे पास में 100%, का मतलब 100 में से निकाली जाती है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसके अंदर 15 जो है 15 ग्राम H2SO4 उसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये होता है, राइट। अब किसी भी क्वेश्चन में आपको सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट दिया हो तो आप क्या कर देंगे, सॉल्यूट का वेट अपॉन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में आ जाएगा W/W परसेंटेज, राइट। इसी तरह से हमारे पास में एक और है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या, वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसको कहते हैं हम V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज। W/W की बात कर चुके हैं हम, ठीक है ना। V/V परसेंटेज क्या होगा, तो सर आपने बताया था पहले वाला जो है वो सॉल्यूट के लिए आता है, V का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, राइट। ये हो गया। अब आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, सपोज ऐसे ही मैं उसी की बात कर लेता हूँ, जैसे 15 V/V लिखा हुआ है, ठीक है ना, H2SO4 सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 ml सॉल्यूशन है आपके पास, 100 ml सॉल्यूशन विल कंटेन 15 ml H2SO4, 15 ml H2SO4, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखने की है, देखिएगा बच्चे, अगर मैं इसकी एक बूंद लूँ उसके अंदर V/V परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर V/V परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी। अगर ये मेरे पास में 50 सपोज 20 बूंद है, 20 ड्रॉप्स हैं, ठीक है जी, उसके अंदर 20 सॉल्यूशन है पूरा, उसके अंदर 20 ड्रॉप है। अगर मैं कहूँ एक ड्रॉप लूँ, उसकी एक ड्रॉप लूँ, तब उसका क्या 15 V/V रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं, कंसंट्रेशन जो होती हैं वो आपके पास में बल्क पे डिपेंड नहीं करती हैं, बल्क पे डिपेंड नहीं करती है। अगर पूरा सॉल्यूशन है, अगर वो 15 V/V है तो उसकी एक बूंद भी V/V ही होगी, राइट, 15 V/V होगी। ये ध्यान रखना है आपका कि वैल्यू जो है कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू है, चाहे आप पूरे सॉल्यूशन के लिए बात करें या फिर आप उसकी एक बूंद के लिए बात करें या फिर 5 बूंद के लिए बात करें, उसकी कंसंट्रेशन है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसका मतलब इस तरह की जो भी प्रॉपर्टी होती है जिनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू है या फिर कोई भी वैल्यू है, कोई भी क्वांटिटी है, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। जैसे आपके पास में कंसंट्रेशन टर्म है V/V है या फिर W/W है, ये वैल्यू है उसकी क्वांटिटी के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है। कोई भी सब्सटेंस आपने लिया है, चाहे 50 किलो लिया है, 5 किलो लिया है, उसकी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती है। ऐसी जो सॉल्यूशन जैसी प्रॉपर्टी जो होती है वो कहलाती है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक। क्या कहलाती है ये, इंटेंसिव कह दो या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब क्या है, जो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पे डिपेंड करती है। क्वालिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कि क्वालिटी कैसी है। अगर 15 V/V है तो उसकी एक ड्रॉप भी 15 V/V ही होगी, ठीक है जी। अब हमारे पास में आता है एक W/V परसेंटेज। इसको बच्चे देखिए, इसका अलग नाम है एक और, इसको कहते हैं परसेंट स्ट्रेंथ। अब वो वाली ताकत मत समझ लेना इसको,
ठीक है ना। परसेंट स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, देखिए ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, और परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये पहले वाला W है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, दूसरे वाला V है, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये परसेंट स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है। तो इसी को भी ऐसे निकालते हैं। क्या ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, नहीं, क्योंकि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है वो सारी की सारी किस पे ऊपर डिपेंड करती है, क्वालिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। परसेंट स्ट्रेंथ कहते हैं इसको। जैसे एक क्वेश्चन दूँ मैं सिंपल सा, राइट, जैसे एक आपके पास में यूँ कह दूँ मैं 180 ग्राम ऑफ शुगर, एक 180 ग्राम शुगर है, और इसको डाला गया बच्चे, इस तरह से डाला गया, एक सॉल्यूशन बनाया गया इससे, और वो सॉल्यूशन है आपके पास में 100 ml का सॉल्यूशन है, 100 ml का सॉल्यूशन है। इसको डालने के बाद में सॉल्यूशन बन गया 100 ml का, तो इसकी परसेंट स्ट्रेंथ क्या होगी, तो आपको पता है यार, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, 180 ग्राम, ठीक है जी। यहाँ पे जनरली जो आपके पास में देखिएगा, आप यहाँ पे यूँ मत मान लीजिएगा कि भाई यहाँ पे 100 है, ये 180 है, तो इसको हम सॉल्वेंट मान लेंगे, ठीक है। जनरली जो है आपको पास में पानी ही सॉल्वेंट माना जाता है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है और ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो एक सॉल्वेंट की एक डेफिनेशन ये भी है कि सॉल्वेंट वो होता है जब सॉल्यूशन बनाएं आप उससे, तो जो सॉल्यूशन की जो फेज़ है वही फेज़ किसकी हो, सॉल्वेंट की है। अब देखिए इसको मिलाने के बाद में सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। क्या सॉलिड फॉर्म में होगा, नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो लिक्विड फॉर्म में अपने पास में क्या था, सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या था, पानी था हमारे पास में। अब ये हमें पता नहीं है कि कौन सा, ये मैंने कह दिया ये 100 ml है सपोज़, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि ये 100 ml है, इन दोनों को मिलाया और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, लिक्विड। तो शुरुआत में लिक्विड कौन था, पानी, तो पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन बनाया है हमने, तो ये 180 ग्राम हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 ml हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ गया 180%। कितना आ गया ये, 180%, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे, देखिएगा ये आपने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है ना, बहुत ही बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, है ना, ज़्यादा डिस्कस भी नहीं की जाती है। अब हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो शुरू हो रहा है मोल फ्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे एक्स से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, ये सॉल्यूट के लिए भी निकाला जा सकता है और सॉल्वेंट के लिए भी निकाला जा सकता है ना। कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट के लिए भी निकाला जा सकता है और सॉल्वेंट के लिए भी निकाला जाता है। अभी जो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी हैं वो केवल और केवल सॉल्यूट के लिए एप्लीकेबल है ना। हम ऊपर लिख रहे थे जो वैल्यू सॉल्यूट की लिख रहे थे, तो सॉल्यूट का निकाल रहे थे। अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये सॉल्यूट के लिए भी निकाला जा सकता है, सॉल्वेंट के लिए भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे। तो इस तरह से निकाला। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मैं सॉल्यूट के लिए बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम देखिए जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन को बाइनरी मान के चल रहे हैं। बाइनरी क्या है, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होते हैं, तो टोटल हो गए 2 सॉल्यूशन बना रहे हैं, 2 चीज़ें मिलके, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे 3 चीज़ें मिलके एक सॉल्यूशन को बना रही हो, 2 सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, या फिर एक सॉल्यूट हो या 2 सॉल्वेंट हो। तो इस तरह की चीज़ें जिनमें एक सॉल्यूशन जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे क्वाटर्नरी सॉल्यूशन 4 कंपोनेंट हो। तो हम यहाँ पे जो भी बातें करते हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए करते हैं, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना, which has 2 components, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो बनाते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूट के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट
ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट। अरे सर यूँ लिख सकते थे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट तो सॉल्यूशन होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का तरीका क्या है, सोल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल। डायरेक्टली मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकालने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैंने आपके कन्फ्यूजन को बचाने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स का तो आपको पता ही है, देखिए भाई मोल्स का तो आपको पता ही है कि फ्लो चार्ट से मैंने मोल जो है वो आपको पूरा समझाया था कि मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये चीज़ें तो आपको याद ही होंगी। ठीक है जी। अब देखिए मोल्स ऑफ, अगर हमें सॉल्वेंट निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। ये इस तरह से आप इन दोनों को निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी चीज़ ऐसी आ रही है क्या जिस जो टेम्परेचर के साथ में चेंज हो, क्योंकि मोल्स हैं उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। आप टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे घटाएं, तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आ रही है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, इसलिए ही इसको क्या कहेंगे हम, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। मोल फ्रैक्शन इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है ना, क्योंकि इसमें टेम्परेचर के साथ में कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मोल्स जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं। ठीक है जी। चाहे आप सॉल्यूशन कैसा लें, सॉल्यूशन आप किसी भी चीज़ का लें, क्योंकि उसमें सॉल्यूट के मोल और सॉल्वेंट के मोल फिक्स रहेंगे। मोल है वो टेम्परेचर बढ़ने या घटने के साथ में मोल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए ही मोल फ्रैक्शन इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, राइट। देखिए अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन होते हैं, उनका जो सम होता है वो हमेशा 1 आता है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात जो है कई क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो लिख लीजिएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग बात की तरफ बढ़ते हैं। क्या है वो इंटरेस्टिंग बात, आइए। जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन के अंदर सपोज यहाँ पे हमने शुगर भी डाला हुआ है और इसके अंदर सॉल्ट भी है, ठीक है ना। और ये सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर क्या है इसमें, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करा, किसी ने नीम के पत्ते और डाल दिए क्रश करके, है ना, यू नो, क्रश्ड लीव्स। तो जो मैंने लिखा था सोल्यूट प्लस सोलवेंट एक्स, सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, इसकी वैल्यू 1 है। तो किस किस के लिए लिखा जाएगा। अब देखिए ये सॉल्यूशन कैसा है, इसके अंदर शुगर भी है, सॉल्ट भी है और वाटर भी है, और क्या है आपके पास में, क्रस्ट लीव भी है। तो देखिएगा ये जो पार्ट है क्रस्ट लीव है, ये जो है ये आपके मोल में काउंट नहीं होंगी। जैसे मैं करना चाहूँ, देखिए अगर मैं लिखना चाहूँ शुगर के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ, तो मोल्स ऑफ शुगर अपॉन मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ सॉल्ट प्लस मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ क्रस्ड लीव्स। तो ये नहीं लिखा जाएगा। अरे सर क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बच्चे जो क्रस्ड लीव्स हैं वो कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं हैं, और जो चीज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं है किसी भी के अंदर, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगी नहीं। इसका मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या था, हमने बात की थी कि कोई भी सॉल्यूशन जिसको मिलाने पर, जिसके सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। अब ये जो है क्रस्ट लीव है ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगी। सपोज ये यहाँ पे तैर रही है, आप अलग से देख सकते हैं, लेकिन शुगर है, ये सॉल्ट है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, इसलिए सॉल्यूशन बना रहा है होमोजीनियस सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए ये डिफाइन है। इसका मतलब ये क्रस्ट लीव है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन बना रही है।
तो इसका मतलब ये यहाँ पे आएंगी नहीं। तो यहाँ पे जो शुगर है वो उस शुगर का जो मोल फ्रैक्शन है वो होगा मोल्स ऑफ शुगर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। तो यहाँ पे भी x जो है मोल फ्रैक्शन का सम निकालना चाहूँ मैं, शुगर का प्लस सॉल्ट का प्लस वाटर का, इन सभी का मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू का सम है वही 1 आएगा, यहाँ पे क्रस्ट लीव्स नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा इसी सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन से हमें कहने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पे अगर आपके पास में कोई भी वस्तु ऐसी दी गई है सॉल्यूशन के अंदर कि जिसका जो सॉल्यूशन में घुल के होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बना रही हैं, ठीक है ना, तो वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होंगी, राइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई सॉल्यूशन है आपके पास में, अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कोई सॉल्यूशन है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि x जो है इसका 0.02 है ना, H2SO4 सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ है ना, इसकी फील भी तो आनी चाहिए हमें, है ना। फील आएगी तभी आपको जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वह कर पाएंगे। ऐसे नहीं है कि फॉर्मूला रट के आप कर लेंगे, है ना। रट के कुछ बच्चे कर लेते हैं, और जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है ना, एडवांस की बात करूं या फिर जो भी टफ एग्जाम है उसमें बात करूं, तो उसमें घूम जाते हैं बच्चे, है ना, नहीं हो पाता है क्योंकि फॉर्मूला लगेगा नहीं। तो जब तक आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिएगा x इज 0.02 H2SO4 है, इसका मतलब ये है अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर 100 मोल हैं, 100 मोल सॉल्यूशन विल हैव 100 में से, अब देखिए इसका हटाएंगे डेसिमल तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 में से कितना है 2 है, 100 मोल सॉल्यूशन विल हैव 2 मोल्स ऑफ H2SO4। इसका मतलब ये है अगर किसी भी सॉल्यूशन पे केमिस्ट्री लैब में जाओ आप, तो सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर ऐसी स्लिप लगाई हुई हो x = 0.02 मोल्स ऑफ 0.02 HNO3, इसका मतलब ये है अगर कोई सॉल्यूशन लें हम, है ना, उसके 100 मोल लें और उसके अंदर 2 मोल्स हैं हमारे पास HNO3 के हैं, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी उस बड़े तबले की, ठीक है ना, तबे जो 100 मोल लिया है आपने उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, और आपके पास में इस छोटी सी बोटल्स के अंदर जो सॉल्यूशन रखा हुआ है इसकी कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी, राइट। इसका मतलब ये है, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लेबोरेटरी में गए और लेबोरेटरी में गए आप, केमिस्ट्री लैब में गए, उसमें लिखा हुआ है, एक स्लिप लिखी हुई है, ठीक है ना, उस पर लिखा हुआ है 0.02, है ना, H2SO4 सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है, और यूँ कह रहा है अगर ये स्लिप मुझे हटानी है, ये स्लिप हटानी है, मोल फ्रैक्शन की स्लिप हटानी है, और यहाँ पे मुझे लगानी है परसेंटेज मास की स्लिप, ठीक है, परसेंटेज मास की स्लिप लगानी है, तो कैसे लिखेंगे इसको। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये है, देखिए फील कराया मैंने आपको, क्वेश्चन ये है कि अगर एक सॉल्यूशन है आपके पास में जिसमें H2SO4 का मोल फ्रैक्शन 0.02 है, तो उसी सॉल्यूशन का मास परसेंटेज क्या होगा, या परसेंटेज मास क्या होगा, या W/W परसेंटेज क्या होगा। देखिए कि कैसे करेंगे, तो आपको मैंने बताया था अभी। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, तो इसमें क्या करेंगे, आप समझ लेंगे कि ये एक सॉल्यूशन है वो 100 मोल्स का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। उसके अंदर कितने मोल हो गए, 2 मोल क्या होंगे, H2SO4 हो गए। तो देखिएगा H2SO4 के मोल जो हैं, तो मोल को हम लिखते हैं N से, N ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 हो गए 2। अब आपके पास में बच गया क्या, जल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए टोटल क्या है 100 है और 2 क्या है H2SO4 के, तो वाटर के क्या हो जाएंगे 100 - 2, 98 मोल्स। अरे भाई 98 मोल्स होंगे। अब आपके पास में मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गए, ठीक है ना। अब परसेंटेज मास का जो फॉर्मूला था तो ये होता था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100, यही होता था। अब आपको मोल्स आगे वेट निकालना है, अरे भाई वाई मैप, मोल्स आगे वेट निकालना है, तो क्या करते थे, मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे वेट आ जाएगा,
वेट ऑफ H2SO4, ये हो गया आपके पास में 2 इंटू H2SO4 का वेट 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का कितना हो गया 64, इनको सबको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 98 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 196 राइट ग्राम में। तो वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ जल, वेट ऑफ जल क्या आ जाएगा 98 मोल है, एक मोल का कितना वेट होता है H2SO4 क्या होता है भाई H2O, वाटर का 2 प्लस ऑक्सीजन 16 18 है, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 मल्टीप्लाई बाई 18 और ये कितना होगा 98 मल्टीप्लाई बाई 2। अब टोटल वेट जो है देखिएगा, हमें तो सॉल्यूशन का निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको भी नहीं लिखना चाहें तो इसको सीधा यूँ लिख सकते हैं 98 इंटू 18 प्लस 2 इंटू 98 राइट। आप इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक तरीका क्या हो सकता है। देखिए 98 कॉमन भी लें तो ये आ जाएगा 18 प्लस 2, इसका मतलब ये आ गया 20, 98 मल्टीप्लाइड बाई 20। आपकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बता रहा हूँ मैं। देखिए आप परसेंटेज मास का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 2 इंटू 98 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 98 मल्टीप्लाइड बाई 20 और परसेंटेज में 100 निकालना है। तो देखिए 98 से 98 कट गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई अगर कर लेते तो कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होती। तो ये आ गया आपके पास में 10 से 10 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये बच गया आपके पास में 10 परसेंटेज हो गया बाई मास। अगर ये स्लिप आपको हटानी है 0.02 मोल फ्रैक्शन की स्लिप हटानी है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 10% बाई मास ऑफ H2SO4। समझ आया? चलिए अब थोड़ी सी और खुराफाती करते हैं। और क्या करते हैं हम यहाँ पे अगर हम देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर यहाँ पे 10% W/W H2SO4 लिखा हुआ है सॉल्यूशन पे, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन है, इस पे लिखा हुआ है 10% W/W H2SO4 और यहाँ पे मुझे स्लिप लगानी है मोल की, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, ठीक है ना। रिश्ता भाई सोच नहीं, आपको पता है ये 0.02 आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी किया है। 10% W/W होता है तो मोल फ्रैक्शन 0.02 होता है। तो अब हम कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला रटेंगे नहीं हम। देखिए मैंने बताया था आपको कि क्या था W/W का मतलब क्या है, यदि आपके पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो इसके अंदर आपके पास में 10 ग्राम क्या है, आपके पास में H2SO4 है। इसका मतलब तो यही हुआ, अरे भाई इसका मतलब यही हुआ। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे हमारे पास क्या है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मोल्स ऑफ जल, ठीक है, ये लिख लिया हमने। ये किसका निकाल रहे हैं मोल H2SO4 का। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, मोल चाहिए। H2SO4 का वेट आ गया और मोल निकालने के लिए क्या करूँगा, H2SO4 के मोल निकालने के लिए, अरे भाई वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 10/98, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉल्यूशन का 100 ग्राम है तो हमारे पास में वेट ऑफ पहले निकाल लेंगे हम जल का, वेट ऑफ जल, ये क्या आएगा भाई 100 ग्राम का तो सॉल्यूशन है, 10 ग्राम क्या है इसमें H2SO4 है, तो पानी कितना हो गया टोटल में से ये डाले सॉल्यूट का 90 ग्राम राइट। तो यहाँ पे वेट ऑफ जल कितना आ जाएगा 90 ग्राम और मोल्स निकालने हो तो वेट अपॉन मोलर वेट 18 निकाला था, ये आ गया 5, ठीक है जी। अब फॉर्मूले पुट कर दे, शाबाश, फॉर्मूले में पुट करेगा 10/98 डिवाइड बाई 10/98 प्लस 5,
इसको कैलकुलेट करके देखेगा तो अद्भुत रूप से, आश्चर्यजनक रूप से ये वैल्यू 0.02 आएगी। कैलकुलेट कर लेना। आपको बताया मैंने व्हाट इज़ द वे हाउ टू प्रोसीड, है ना, मेथड क्या है, किस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। यदि आप क्वेश्चन को सही से अप्रोच कर पाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, बहुत ही अवेटेड मोलैरिटी। क्या भाई, मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी है, मोलैरिटी यही बहुत ज़्यादा यूज में आती है। कहीं पे भी देखेंगे तो मोलैरिटी है, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और मोलैरिटी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मोलैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ ये याद रखनी है आपको, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में आपको सीधा M लिख के दे देगा, आपको बताएगा नहीं ये मोलैरिटी है। तो आपको जब इनकी कैपिटल M है, किसका स्मॉल m होता है, किसी का x होता है, राइट, ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो मोलैरिटी क्या है, यदि आपके पास में एक सॉल्यूशन है, अगर वो 1000 ml सॉल्यूशन है, 1000 ml सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वही क्या कहलाएगी, मोलैरिटी कहलाएगी। ध्यान से सुनिएगा, यदि एक 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर जितने मोल्स सॉल्यूट के होंगे, सॉल्यूट के जितने मोल्स होंगे वही उसके क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 100 ml सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू ही क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। अब दूसरे शब्दों में सुनते हैं, देखिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, सपोज ये सॉल्यूट डाल दिया इसके अंदर, ये क्या डाला मैंने, इसके अंदर सॉल्यूट डाला, ठीक है। अब इसके अंदर मैं सॉल्वेंट डाल रहा हूँ, कितना क्या डाल रहा हूँ, सॉल्वेंट डाल रहा हूँ। अब सॉल्वेंट डालूँगा और इतना यहाँ पे लिखे हुए मार्क लिखे हुए 200, 400, 600, ठीक है, 800, 1000, ठीक है ना, ml का बीकर है ये, राइट। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया, कैसे बनाते हैं 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन ये बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा सा पानी मिलाया, अब आप इसको स्टर करेंगे, घोलेंगे, इसको घुमाएंगे तो थोड़ा सा घुल जाएगा, फिर इसको और पानी डालेंगे, फिर घुमाएंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, घुमाएंगे, फिर आप 100 ml ये 1000 ml तक पानी मिला के इसको अच्छी तरह से घोल देंगे, ये घुल जाएगा अब इसमें, ठीक है ना। अब ये आपके पास में एक सॉल्यूशन बन गया जिसके अंदर सोल्यूट आपने पहले लिया था, उसके ऊपर से पानी डाल रहे हैं और उसको 1000 ml तक लेके जा रहे हैं। कितने तक लेके जा रहे हैं, 1000 ml तक। तो यहाँ पर लाके मैंने रोक दिया, तो क्या किया मैंने, पहले सोल्यूट डाला और फिर उसमें पानी डालता गया, कब तक, जब तक वो 1000 ml नहीं हो जाए। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, तो सोल्यूट के जितने मोल्स थे यहाँ पे, वही क्या कहलाएगी, इसकी मोलैरिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मोलैरिटी, राइट। तो इसमें क्या करना पड़ा मुझे, मेकअप, वो वाला नहीं जो तू समझ रहा है, ये क्या है, मेकअप। मेकअप का मतलब क्या है, पहले मैंने ये डाला और इसको मेकअप किया मैंने, सॉल्यूशन को इसको मेकअप किया अप टू द 1000 ml, ठीक है ना, 1000 ml। तो मोलैरिटी है वो मेकअप करके बनती है, ठीक है ना। पहले सॉल्यूट डाल दिया आपने, उसके अंदर आप सॉल्यूट डालते गए, इतना मेकअप किया कि वो सॉल्यूशन कितना हो जाए, 1000 ml हो जाए। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ml। 1000 ml को क्या कहते हैं, 1 लीटर भी कहते हैं। इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, वही कहलाएगी मोलैरिटी। मोलैरिटी को देखिए, मोलैरिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बना है। देखिए मिलाने के बाद में सॉल्यूशन बना है, सॉल्यूशन किस में, कितना, 1000 ml, 1000 ml सॉल्यूशन है। या फिर इसको कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 लीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डेरिवेशन पार्ट करेंगे।
ताकि अपने पास जो यूज़फुल जो है हैंडी मोलरिटी की जो फॉर्मूला आ जाए। हालांकि ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है कई बार, लेकिन जो फॉर्मूला मोस्टली यूज़ होता है वो कैसे आएगा, देखिए मोलरिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और आपके पास में सॉल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास में जो दिया गया है वो 1000 ml ना होके वो क्या हो, सपोज 480 ml है, ठीक है ना, 480 ml है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हमारे पास में ml में कोई भी वैल्यू दे रखी है 1000 ना होके क्या दे रखी है, ये कोई भी वैल्यू दे रखी है जो ml में है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन में बनाना है अपने को, तो इसमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ml में जो भी वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो लीटर में आ जाएगा सॉल्यूशन। अब ये जो 1000 है डिवाइड के अपॉन में डिवाइड है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में, ml में, और ये 1000 नीचे था वो आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर अपने पास में सॉल्यूट है उसका वेट दिया हुआ है तो उसका क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मोल में कन्वर्ट करने के लिए तो इसका मोलर वेट लिखना पड़ेगा, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये अपने पास में आ गया मोल। इसके डिवाइड में क्या चल रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। अगर लीटर में नहीं है तो क्या कर लेते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखते थे, W, वेट ऑफ सॉल्यूट को, मोलर वेट को क्या लिखते हैं, MW, ठीक है ना, MM, वेट ऑफ सॉल्यूट W, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मोलिकुलर मास, क्योंकि वेट और मास बराबर होता है, W इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन कितने में, ml में दे रखा है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चे, जो फॉर्मूला है ये सब फॉर्मूले किसके हैं, मोलरिटी के हैं, चाहे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1000 ml लिखें, चाहे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी है सॉल्यूट का मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिखें तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्यूट को अगर खोल दिया मैंने तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए ये फॉर्मूला है, मोलरिटी है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी क्या, जी बिल्कुल, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, क्योंकि देखिए वेट भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, मोलर वेट भी चेंज नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का टेम्परेचर के साथ में रिलेशन है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ में रिलेशन है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ गया, ये वैल्यू बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ा, तो ये जो मोलरिटी की वैल्यू है ये भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब मोलरिटी है टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, तो मोलरिटी इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट किसका, सोल्यूट की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय द 1000। अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, इसमें इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे, उनका कोरिलेशन जो है, इंटर कन्वर्जन है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।